अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की ये कोशिश है कि हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा दिया जा सके। एक तरफ अपोजिशन से मुज़ाकरात की बात की जाती है, दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि बजाय हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किए जाएँ। लेकिन अब देखना यह है कि जिस इस्टेब्लिशमेंट को पिछले कई अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हदफ तनकीद बना रही है, क्या उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए वो हुकूमत को नज़रअंदाज कर भी सकती है या फिर नहीं। दूसरा ये कि मईशत के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स यकीनन पाइपलाइन में ज़रूर है, लेकिन असल मसला ये है कि खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास ऑप्शन सिवाय IMF के बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आता है। दोस्त ममालिक के वादे वईद अपनी जगह, लेकिन असल बात यह है कि जब तक IMF के एग्रीमेंट्स किसी हतमी शक्ल में नहीं जाते, हुकूमत वक्त खुद भी कुछ करने के हवाले से कासिर नज़र आती है। यकीनन ये बड़े चैलेंजेस हैं और इसमें पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें जो कि हुकूमत के इत्तेहाद का हिस्सा हैं, वो हुकूमत के साथ तो हैं, लेकिन मुश्किल फैसलों में हुकूमत को तनहा छोड़ती नजर आती हैं। JUIFA ने 2 रोज़ पहले अपनी पॉलिसी वाजे कर दी कि यकीनन अगर हुकूमत बनाने के लिए PTI के पास अक्सरियत है तो हुकूमत उनको दी जाए। और न सिर्फ ये बल्कि हुकूमत को ये भी बता दिया कि पिछले इलेक्शंस में जो कि 8 फरवरी 2024 को हुए थे, ना सिर्फ उन इलेक्शंस को JUIFA रिजेक्ट करती है, बल्कि ये भी कहती है कि अपनी एहतजाजी तहरीक के ज़रिए वो ये साबित करेंगे कि ये इंतखाबात जाली थे और ये मैंडेट और ये पार्लियामेंट भी जाली है। लेकिन ये और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर ये 2 बड़ी जमातें इत्तेहाद की सूरत में किसी भी किस्म की एहतजाजी तहरीक शुरू करती हैं तो यकीनन हुकूमत के लिए तरने वाला साबित नहीं होंगी। इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन निसार साहब। निसार साहब सर, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, मैं सबसे पहले शुरू पे बात आपसे ये करना चाहूँगी कि ये जो PTI की तरफ से बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हैं, खुलकर मुज़ाकरात होंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से होने चाहिए, आर्मी चीफ से होने चाहिए। सर, क्या हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट मौजूद नहीं है या वाकई असल जो मंबर है ताकत का वो जो जहाँ पे है वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाना चाहती है? सीधी सादी कॉमन सेंस की बात है। अभी मैं टिकट्स चल रहे हैं फजलुर रहमान साहब के, मौलाना फजलुर रहमान के, कि हुकूमत कहाँ है। ये हुकूमत है, इनकी हैसियत कोई नहीं, इनकी औकात कोई नहीं, आगा पीछा कोई नहीं, बिल्कुल अजीबो गरीब किस्म के ड्रामे कर रहे हैं। PTI इज़ द ओनली जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स एट द मोमेंट। 1, 2, 3 अगर विक्ट्री स्टैंड पे देखें, वो 2 का भी कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन विक्ट्री स्टैंड पे अगर आपने जेन्युइनली अगर बदयांती ना हो, खयानत ना हो, तो विक्ट्री स्टैंड में नंबर 1 कौन? तो बंदा अपने मतलब अच्छा। दूसरी बात, इनकी औकात और हैसियत क्या है? ये तो खुद गदागर हैं, इनका तो अपना आगा पीछा कोई नहीं है। इनके साथ मुज़ाकरात मतलब मेरी समझ से बाहर है। क्या आप रुस्तम ज़मां को कहो कि ये जो रेडी पे पड़ा है या ये जो स्ट्रेचर पे पड़ा है या ये जो व्हील चेयर पे पड़ा है, इसके साथ ये कौन है? ये इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? हरकतों से आज भी बाज नहीं आ रहे, वही थोबड़े छपने शुरू हो गए। इनकी शक्लें देख देख के लोग उकता गए। नहीं सर, लेकिन मुझे ये फरमाइएगा सर कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो पिछला पूरा अरसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत से निकली तो असल नाराज़गी तो इस्टेब्लिशमेंट से ही थी ना, तनकीद भी करते रहे साबका आर्मी चीफ पे भी, मौजूदा सेटअप के ऊपर भी। सर, फिर इस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहेगी कि वो उनसे मुज़ाकरात करे? वो तो हुकूमत को ही फिर आगे करेंगे ना कि आप ही जाके इनसे मुज़ाकरात करें। नहीं, ये फिर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है, वो करे ना करे। मैंने ये कब कहा कि जरूर करे, लेकिन बंदा तो बंदे के साथ करता है, इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं। इनके साथ मुज़ाकरात जस्ट इट डजंट मेक एनी सेंस। बाकी रहेगी इस्टेब्लिशमेंट, तो ये सारे के सारे, ये जितना भानुमती ने कुनबा जोड़ा हुआ है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये फेक्स हैं। जैसे इस मुल्क का दूध जाली है, इसी तरह इस मुल्क के ये पॉलिटिशियंस जाली हैं, मसनूई हैं। और ये खुद इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या क्या नहीं कहते रहे। हमारी याददाश्तें ही अजीब हैं। कल तक नवाज शरीफ क्या जबान बोल रहा था, बताएं आप? बिल्कुल सर, लंदन में क्या जुबान बोल रहे थे? कहां से शुरू हुआ ये? मैं सुने ना, कहां से शुरू हुआ ये आदमी? मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, फिर क्या जदे भाग गया, कभी लंदन भाग गया। तो इनके साथ किसी ने क्या मुज़ाकरा? पहले, सबसे पहले अगर उंगली इस मुल्क में किसी ने उठाई इस्टेब्लिशमेंट पे, पीपल्स पार्टी ने कभी बदतमीजी नहीं की, वो तो ये लोग हैं। अच्छा, अब फैसला कौन रोल है ये इस्टेब्लिशमेंट का? As an ordinary citizen of this country, semi-literate, semi-educated, Hassan Nisaar believes in this. उसकी क्या वजह है?
उनको ताने देते हैं, उन पे उंगलियां उठाते हैं कि दे आर द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट्स, सो व्हाई? दैट इज दे आर द एस्टैब्लिशमेंट इज द ओनली ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड फोर्स इन दिस कंट्री। ये हमारे देखें, बात सुने, पाकिस्तान की जमहूरियत मैंने कभी इसको नहीं माना, पाकिस्तान की सियासत को सियासत नहीं माना, ये खबासत है। पाकिस्तान के सियासतदान को सियासतदान नहीं माना। हर कारोबार में नुकसान होता है जिंदगी में, याद रखना बेटा। कभी किसी सियासतदान को देखा उस पर डिक्लाइन आया हो? फौज रिटायर हुई है, जान ही नहीं छोड़ते। पहले अब्बा आ गया, भाई आ गया, समधी आ गया, धी आ गई, भतीजा आ गया, पुत्र आ गया, वही जान ही नहीं छोड़ते। एस्टैब्लिशमेंट एक डिसिप्लिन फोर्स है। एक बंदा आता है, चले एक्सटेंशन ले ली, 2 ले ली, चले गए, नाम भी नहीं याद होता किसी को। मुझे पिछले 3 आर्मी तरतीब में मुझे नाम बता दो, मुझे तो नहीं याद। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इनके साथ किसी ने क्या बात करनी है? बाकी रहेगी एस्टैब्लिशमेंट, तो उसका जो मैक्रो लेवल जाहिर है वो मुल्की मफाद है, मुल्क की सालमियत है, मुल्क की मजबूती है, जो भी है। अगर वो नहीं करना चाहते तो ना करें। नहीं, लेकिन हसन निसार साहब, सर ये मुझे क्या तकलीफ नहीं, है? बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया कि अगर उनकी चॉइस है ये करें ना करें, लेकिन अब पीटीआई ने अपनी जो एक स्ट्रैटेजी है वो तो सर वाजे कर दी है ना कि अब वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। तो अगर सर JUI और पीटीआई दोनों ही अगर कंबाइन हो जाएं तो ये तो एक बड़ी थ्रेटनिंग सिचुएशन होगी गवर्नमेंट के लिए। क्या ये होता हुआ नजर आएगा? तो बिल्कुल है। हाँ, तो ये कैसा माहौल बनेगा अगर ये क्या कोई ऑप्शन ऐसा है इनके पास? आपको जी देखें, अगर आपको पता है कि थ्रेटनिंग सिचुएशन है, मुझ जैसे जाहिल को पता है, लोगों को पता है, तो आपका क्या ख्याल है? एस्टैब्लिशमेंट को गूंगे बहरे हैं। मैंने कहा तो ओनली डिसिप्लिन फोर्स इन दिस कंट्री, जिनके अपने को नॉर्म्स हैं, को वैल्यूज हैं। और बात सुने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में और ये पावर प्ले में इस तरह के में अमल दखल की वजह ये खुद चोर हैं। इन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया है, इन्होंने इस मुल्क में मेरिट का कत्लेआम किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा मेरा एसी, मेरा डीसी, मेरा सेक्रेटरी, मेरा चीफ सेक्रेटरी, इसलिए होता है। ये खुद अपनी बोई हुई फसलें काट रहे हैं। अगर ये इंसान के बच्चे होते, ये खुद गर्ज ना होते, लालची ना होते, इनमें से कौन कौन, एक एक लिस्ट बनाओ ना, कहां से शुरू हुआ, कहां पहुंच गया, कैसे, क्यों तड़पते हैं ये असेंबलियों में जाने के लिए? कानून साजी के लिए अकल की जरूरत है। इनके पल्ले होता क्या है? ये जाते हैं, दिहाड़ियां लगाते हैं, साइन करते हैं अपने पर्क्स प्रिविलेजेस और बाकी लुट मार लिया तो खत्म। इनके साथ कौन करे बात? अब नहीं तो फिर ये डार साहब को एक लेवल होता है। अच्छा, ये तो मुश्किल होगा, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि अपने लोगों को फिर नवाजते हैं, तो ये जो इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया है, सर ये किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया है? ये भी क्या यही ख्वाहिश है या फिर ये जो खानदानी कुछ इश्यूज थे उसको ओवरकम करने के लिए बनाया है? क्योंकि ऑलरेडी एक प्राइम मिनिस्टर के बाद डिप्टी की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हो। एक या 2 मिसालें हैं इसकी, और उसमें देखें, बात सुनो, एक शहबाज शरीफ साहब गैर फितरी तौर पे अपना वो मुजाहरे करते रहे जो बिल्कुल जाली है। पैरों को हाथ लगा रहे हैं, गोडों को हाथ लगा रहे हैं, जब ये PDM। अच्छा, क्या, व्हाट इज दैट? वो भाइयों के दरमियान, हम पढ़े लिखे लोग हैं, नस्लों से पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है अदब आदाब क्या होते हैं। ऐसा थोड़ी है जैसे ये करते रहें। लेकिन ये तब तक कि जब तक ये अपने तौर पे ये एक कदम जहां जमाना चाह रहा था, जमा नहीं लिए उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? ये इज्जत, एहतराम और प्रोटोकॉल बड़े भाई से ज्यादा एक पॉपुलर लीडर का था। अब नवाज शरीफ पॉपुलर क्या, वो तो लीडर ही नहीं है। ही हैज लॉस्ट हिज, जो भी करिश्मा कह लो, इमेज कह लो, पॉपुलैरिटी कह लो, जो भी कह लो, रूट्स कह लो, जड़ें सूख गई हैं इस दरख्त की। अब फिर क्या है? अब वो रह गए सिर्फ बरादर खुर्द। बरादर खुर्द की किस्में होती हैं, बरादरान यूसुफ भी होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने पढ़ा होगा। फिर एक बरादर होता है,
एक एक बरादर होता है, एक बरादर खुर्द बुर्द होता है, एक बरादर खुर्द होता है, बिल्कुल। एक बरादर खुर्द बुर्द होता है, वो खुर्द बुर्द जहां भी हो। दूसरी बात, शरीका कहते किसको है? मेरा आपका नहीं बेटा शरीका हो सकता, जो कैमरे के पीछे खड़े हैं साहब इनका भी नहीं, मेरा किसी से कोई शरीका नहीं। शरीका होता है जो मां के दूध, बाप के वर्से और इक्तदार में शरीक हो। ये इनके वालिद का चमत्कार था कि ये आ गए। वर्षा तो इनके वालिद का है, बुनियादी तौर पे तो ही इज द मेंटोर। मूजद तो इस खानदान में से है, इनका क्या कोई आगा पीछा सियासत ये वो, तो इनका तो काम ही नहीं था। ये दस्तकार लोग थे, वालिद ब्रिलियंट थे, ये जो जमाना शनास है, ये वो सारा। अब भाई को सर पे बिठाने की वजह और ताबेदारी की इतनी वजह ये है कि ये वो तो पॉपुलर लीडर। अब पॉपुलैरिटी हो गई है, खत्म, दोनों हैं बराबर। अब जो स्मार्ट होगा वो 4 दिन की मौज कर लेगा। नहीं, लेकिन एक तो सर इकोनॉमी का मसला है, दूसरा ये जो अभी रिसेंटली एक बहरान आया है, मैं कहूँगी आप इसके ऊपर शायद बेहतर राय दे सकते हैं। ये जो गंदम का बहरान है, ये क्या वाकई सारा मसला मोहसिन नकवी साहब या पंजाब हुकूमत के गिर्द घूमता है? क्योंकि ये ऐसा बहरान है जिसने पूरी पंजाब के एग्रीकल्चर को डबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर ये पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो ठीक कर लें। ओ बीबी, एक मिनट ना पहले बात सुन लें। हाँ। एक मिनट। जी जी। ये डकैत अपनी डकैती कर गए हैं, दिहाड़ी लगा गए हैं। हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू नो कि क्रॉप की सूरत हाल क्या है। बिल्कुल। वो खांचे मारने होते हैं तो इसी तरह की हरकत, ये ओवरहेड बनाओ फलाना, बच्चों को एजुकेट नहीं किया। 33 साल मैंने आबादी कंट्रोल करो और शरह खानगी पे तवज्जो दो, एजुकेशन इमरजेंसी और पॉपुलेशन इमरजेंसी, ये मेरे मौजूआत थे। भाड़ में गए सारे अखबार, जितनी मेरी को 10-12 मजमू है कॉलमों के, उनको उठा के देख लो। मैं तो 30 साल 32 साल यही रोने रोता रहा। अब हया नहीं आई इनको। एजुकेशन इमरजेंसी बकवास है, फेक है, नहीं होगा। उसकी वजह है ये लल्लू पंजू उठा के मैं अंडर मैट्रिक एफए टाइप, वो टीचर होते हैं टुटे भजे, अंडर पेड, ना को कंडीशंस हैं। ये तो आज तक 76 साल में ढंग का सिलेबस नहीं बना सके। तो तुम्हारे तो ग्रेजुएशन तक कख नहीं पता होता, ये पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। सिर्फ वो पढ़ाओ जिन मैदानों में, जिन सब्जेक्ट्स में तुम्हारा मुकाबला है दुनिया से। ये मुतालिया पाकिस्तान, क्या मुतालिया पाकिस्तान? आधा गवाने के बाद अभी मुतालिया पाकिस्तान, कादा मुतालिया पाकिस्तान? जिसको पढ़ने लिखने का शौक जिसके अंदर आ जाएगा। मैंने बहुत कुछ ऐसा पढ़ा है जो मेरे टेक्स्ट का हिस्सा नहीं था। मैंने अभी अर्ज किया आपको कि ऑफिशियली तो मेरा सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स है, लेकिन मुझे दिलचस्पी नहीं थी, मैंने बाकी ये क्या है? मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के चांद पे पहुंच जाओगे, मरीख पे पहुंच जाओगे। यार को खुदा का खौफ करो। कदम कदम पे झूठ बोलते हैं। जैसा इस मुल्क में दूध मिलता है, 24 करोड़ लीटर दूध रोजाना 2 नंबर केमिकल्स का तैयार होता है। उसी जैसा इस मुल्क में दूध आम आदमी को मिलता है, वैसी उसको जमहूरियत मिलती है। यह है कौन? एंड देयर इज नो गवर्नमेंट, एवरीबडी नोस। और अब भी होश ना आई, जो कि मुझे लगता है नहीं आएगी, तो फिर अंजाम देखना। लेकिन सर अंजाम पे जाने से पहले, लेकिन निसार साहब सर एक सवाल और सर, वो ये कि अब इस वक्त जो माहौल बन रहा है, आपको लगता है कि खुद पीटीआई भी तो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है ना सर? खुद खान साहब इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, पीटीआई डिस्ट्रैक्टेड है। अगर ये एक यूनिटी के साथ पार्लियामेंट में मौजूद हो तो सर इससे ज़्यादा प्रेशर तो मेरा ख्याल है कोई अपोजिशन नहीं दे सकती जितना प्रेशर पीटीआई इस वक्त पार्लियामेंट में देने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो यूनानिमस डिसीजन मेकिंग पीटीआई में नज़र नहीं आती है। यार यूनानिमस होना मतलब हम ख्याल हो, तरजीहात मिलती हो, सोच मिलती हो, अप्रोच मिलती हो, तो बात बनती है ना। और एक और बात, वो एक प्रॉब्लम भी है, जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, एक प्रॉब्लम है पीटीआई का। जिनको धुतकारने और जलील और खार करने के बाद पीटीआई खड़ी हुई, उनके साथ बैठ जाए तो उनके पल्ले क्या रह जाएगा? बताएं मुझे। यानी आपको रन डाउन करना, वो मुझे एक स्टेटस देता है, मैं आपके साथ ही बैठ जाऊं, मेरी क्या औकात होगी? और दूसरी बात ध्यान में रखना,
सिर्फ इसने काम नहीं किया पीटीआई का, मैं पहला इनका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मीडिया एडवाइजर हूं। बिल्कुल। कई साल तो घास नहीं डाली लोगों ने। होता यह है कि नई नस्ल परवान चढ़ी, उन्होंने देखा ये गंदे लोग हैं, इनके साथ नफरत बढ़ती गई। ये कमाई है पीटीआई की। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ग्लैमरस आदमी इमरान खान, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, शौकत खानम, नमल शमल, किसी ने घास ही नहीं डाली। तो बीबी मुझे तो ना कोई बताए ना, मैंने तो खुद ये तमाशा देखा अपनी आंखों से। नोबडी बॉदर्ड। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ती गई। कुछ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं। क्या होता था पीटीआई के साथ इलेक्शन नहीं, खुद इमरान के साथ तारिक अजीज, उनसे इलेक्शन हार गया था इमरान। बाद में क्या हुआ? एंड व्हाई इज ही द मोस्ट पॉपुलर लीडर टुडे? मुझे बताओ, इमरान से मोहब्बत से ज्यादा इसके पीछे फैक्टर है ये नून लीग, शून लीग, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सारे प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे डायरेक्टर्स हैं, ये नवाज है, ये शबाद है, ये हमजा है, ये मरियम है, ये सागडार है, सारा तो खानदान घुसा हुआ है जूतों समेत। इन चीजों ने पीटीआई को पीटीआई बनाया, इमरान ने नहीं। वो पीटीआई के टेक ऑफ से पहले जितने साल थे उस वक्त इमरान ज्यादा ग्लैमरस था। ज्यादा ग्लैमरस मैं इन मानों में कह रहा हूं, ही वाज मच यंगर। बिल्कुल बिल्कुल। एनर्जी भी ज्यादा थी, एज भी उसकी साइड पे थी, उसके कारनामे भी। पाकिस्तान की पूरी तारीख में एक पॉलिटिशियन नहीं है जितने इतना कंट्रीब्यूट किया हो, बताए मुझे। किसी ने घास नहीं डाली। इनके साथ नफरत का नतीजा है पीटीआई। बिल्कुल सही मेरा एनालिसिस है। जिस फने खान का दिल करे मेरे साथ आके बैठ के आर्गू कर ले। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये पूरी सराइकी बेल्ट से लेके वो सवात तक, ये सारे जलसे मैंने अपनी आंखों से पीटीआई के देखे हुए हैं। क्या बना? वजह लोगों को इनसे नफरत हो गई है, इनकी शक्लों से, इनके नामों से, इनके करतूतों से। और कमाल ये है, फिर बात नहीं आ रहा है, ड्रामे वही है। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक से, तब्दीली के लिए अवाम ने वोट दिया। अब ये पीटीआई की मेरा ख्याल है कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अवाम की तवक्कात जो है वो पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर निसार साहब। सर किसी और लिए बहुत से और सवालात हैं जिसके ऊपर खुलकर बड़े बेबाक तरीके से सर निसार साहब ने गुफ्तगू की, और यकीनन ये वक्त का तकाजा भी है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि किस हद तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मईशत और ख़ास तौर पर जो इस हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि गंदम के बहरान में जिस तरह केपीके की हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है गंदम की ख़रीदारी का, और इसके अलावा अभी कुछ रोज़ पहले एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, उस हवाले से क्या कुछ तरजीहात में शामिल है इस हुकूमत के, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के सऊदी अरब के दौरे के बाद उम्मीद की जा रही थी कि मईशत को इस्तेहकाम का टीका शायद सऊदी अरब से मिलने वाली फाइनेंसिंग के थ्रू लग जाए, लेकिन हमने ये भी देखा है कि IMF से जो $1.1 अरब की किस्त मिलनी थी वो भी जब उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है, उसके बावजूद भी जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर कोई ख़ास बेहतरी का रुझान नज़र नहीं आया। कई रिकॉर्ड तो उबूर करती रही पिछले कुछ दिनों में स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन देर पा असरात नज़र नहीं आते। एक तरफ IMF से हम एक और 3 से 5 साल का अग्रीमेंट करने के लिए मुआहदे की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं जो कि 6 से 8 अरब डॉलर का है, लेकिन क्या वाकई ये अल्टीमेट हल है? क्योंकि अगले चंद सालों में पाकिस्तान को जो सूद की सूरत में रकूम अदा करनी है वो शायद इससे भी ज़्यादा है जितना नया कर्ज आप IMF से लेने जा रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान की हुकूमत के पास इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उसमें एक चैलेंज एग्रीकल्चर के लिहाज से भी है। प्रोग्राम के सेगमेंट में इस पर भी बात करेंगे कि गंदम का जो बहरान पैदा हुआ है बज़ाहिर उसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत ने निगरां हुकूमत के ऊपर डाल दी है, लेकिन यह भी देखना होगा कि आया फैसला करने वालों ने यह इख्तियार निगरां हुकूमत को दिया था या फिर उसके दरमियान में बैठे हुए करप्शन के जो बादशाह थे उन्होंने निगरां हुकूमत को इस्तेमाल किया। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर ना सिर्फ ये कि मईशत के हवाले से एक्सपर्ट भी हैं बल्कि मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा भी हैं, मुजम्मिल असलम साहब मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। सर ये फरमाइएगा पहले तो IMF के हवाले से कि $1.1 अरब की किस्त तो हमें मिल गई बज़ाहिर, लेकिन उसके बावजूद भी जो माशी इशारे हैं उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आती।
अब हम एक नए एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उससे फ़र्क कितना पड़ने वाला है? क्या ये भी सिर्फ सूद की इक़साद देने में रकम खर्च हो जाएगी या फिर वाकई इकोनॉमी में कुछ सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, सबसे पहले थैंक यू, आपने बुलाया। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ना एक ये बहुत अल्लाह ताला की तरफ से इस मुल्क में रहमत है, और पाकिस्तान को ना गाय बगाए अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटीज और चांसेस देते रहते हैं। अब हमारी इस साल जो है बम्पर वीट क्रॉप आई, बिल्कुल, और तकरीबन 4 से 5 मिलियन टन, ये 4 से 5 मिलियन टन को हमने इस ब्लेसिंग को एक बहरान में तब्दील कर दिया। मतलब आप सोचें कि कितने आप बदनसीब लोग हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से मनोसलवा आया आपको, और उस मनोसलवा को आपने जो है उसको आपने जो है बहरान में कन्वर्ट कर दिया। किसान जिसकी फसल ये बनी, उसको आपने उससे खरीदारी छोड़ दी करना, वो जो है सड़क में रुल गया। अब ये 5 मिलियन टन जो है आपका अगर क्लेम है कि फालतू पैदा हो गई है, तो इसकी इंटरनेशनल मार्केट में $1.5 अरब कीमत है। $1.5 अरब आप किसान से खरीदें, इधर ही साथ इसको कॉमर्स मिनिस्ट्री को कहें इसको आप एक्सपोर्ट करें, और आपको $1.5 अरब आ जाता। अब ये अलग बात है कि आप किसान को थोड़े ज्यादा पैसे देते, एक्सपोर्ट थोड़े कम पैसों में होती, तो हुकूमत को रुपयों में नुकसान होता, लेकिन उसके अंदर एक वाफिर डॉलर आ जाते। अब जब वो डॉलर आपके पास आते हुए आपको अच्छे नहीं लग रहे, दूसरा आपने पिछली हुकूमत जाते हुए आपने खुद पेंडोरा खोला, आपने अपनी काबीना में उसको लेकर आए इंपोर्ट के एजेंडा को आपने डेफर किया, और फौरन डेफर करते ही जो निगरा हुकूमत आई उन्होंने 1 महीने में इंपोर्ट कर लिया। अब वो सारा मलबा निगरा पे डाल लें। अब $1 अरब की इंपोर्ट कर दी जिसकी जरूरत नहीं थी, और $1.5 अरब की अल्लाह ताला ने आपको फालतू, यानी $2.5 अरब का ये पूरा IMF प्रोग्राम का आधा प्रोग्राम होता है, बिल्कुल, जो आपको आ रहे थे, आपने उसको इग्नोर कर दिया पकड़ के। अब दूसरी तरफ आप बैठे हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सऊदी अरब में, वहां बैठ के आप पाकिस्तान की मार्केटिंग करें। अब वहां शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए, जब पहली हुकूमत में आए तो इन्होंने कह दिया कि PDM 1 में जब आए तो इन्होंने कह दिया कि मईशत वेंटिलेटर पे है, पूरी दुनिया ने एक पैसा नहीं दिया इनको। अब PDM 2 में आए हैं, अब वहां बैठे हुए हैं, पाकिस्तान डेट ट्रैप में नहीं है, डेथ ट्रैप में, यानी कि कर्जे के ट्रैप में नहीं फंसा हुआ, मौत के जो है ना उस पर फंस चुका है। जब एक आपका वजीर आजम इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में बैठ के अपनी तारीफ इस तरह करेगा, तो उसको कोई पैसे देगा? तब लेकिन अब क्विकली मुझे बताएं, मैंने फिर अगले टॉपिक पे जाना है। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये कहा है कि हम भी गंदम परचेज करेंगे, गालिबन 10 मिलियन टन, ये आप बेहतर गाइड मुझे कर सकते हैं। अब ये इसको क्या ये आप अपने सूबे के लिए आप करना चाह रहे हैं, क्या इससे मकसद क्या होगा, क्या सपोर्ट मिलेगी, ये इनिशिएटिव किस हवाले से लिया जा रहा है? देखिए, हमारे सूबे में ना हम 50 लाख टन गंदम खाते हैं, और हम सिर्फ पैदा करते हैं 15 लाख टन। तो हमें जो है या तो जो पाकिस्तान पंजाब की वाफिर होती है वो उधर से आ जाती है, या वाफिर नहीं होती तो जब मुल्क इंपोर्ट करते हैं तो हमें मिल जाती है। इस दफा हमने, हालांकि हमें कहते हैं कि हम मकरूज सूबा हैं, हमारे पास कैश नहीं है, दिवाली वाली है, हमने पहली दफा 30 अरब रुपए अलग करके 3 लाख टन अपने फार्मर, जो हमारे फार्मर है, उनको कह के 3,900 रुपए में आप हमें लिखवा दें। अगर वो नहीं, उनके पास इतनी गुंजाइश होगी, अगर उनके पास वाफिर गंदम नहीं हुई, तो ये दावत पंजाब के काश्तकारों के लिए भी है। तो ये बोझ हम उठाएंगे जितना हम उठा सकते हैं, और एक मिसाल कायम करेंगे कि जब आपके पास बिल हो ना, तो आप ये काम कर सकते हैं। ये आप कभी जो मोबाइल वैनों पे खड़े होके जो है टिकटॉक बना रहे हैं, तो कभी कहाँ टिकटॉक बना रहे हैं, और उसके बाद कह रहे सूबे में पैसे नहीं है। एक तरफ आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ ये काम नहीं किया, आते ही 10 अरब रुपए सेहत कार्ड में जारी कर दिए, आते ही ये किया, रमजान पैकेज में 10 अरब अलग दिए। तो ये हमने, ये एक तरफ हम ये काम कर रहे हैं। आप हमें बताएं, कंपेयर कर लें सिंध से, पंजाब से। फिर इसके अलावा सना, हमने डोनर्स कॉन्फ्रेंस की, आपने बात की ना IMF की, हमने डोनर्स कॉन्फ्रेंस की, पहला सूबा है जिसने लीडली ना सिर्फ कॉन्फ्रेंस की, दुनिया के 18 बड़े इदारों ने $1.8 अरब की हमारे प्रोजेक्ट्स पे रजामंदी जाहिर कर दी है कि उसमें वो सरमायाकारी करेंगे, और वो हमें जो है उस पे जो है लोन्स चीप रेट पे देंगे। अब हमने पाकिस्तान हुकूमत के लिए तकरीबन $1.8 अरब की फ्यूचर में, जो ये IMF से जा के पैर रगड़े, सऊदी अरब जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर सोल्यूशन है, वहां से नहीं उठा रहे, आप वो कर रहे हो, और उनकी वहां एक कामयाबी। ये जो आप $1.8 अरब की बात करें, अगले इन 5 सालों में इन्वेस्टमेंट्स होनी है KPK में?
देखिए, हमने डोनर्स कॉन्फ्रेंस की, अपने सूबे के 3 हिस्से दिखाए, एक फाटा का, एक चित्राल का, एक दीर का। वहां पे हमने सरमायाकारी करनी है, डैम्स बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, सड़कें बनानी है, कारोबारी अपॉर्चुनिटी सयाहत क्रिएट करनी है। ठीक। हमने वो प्रोजेक्ट्स दिखाए सरमायाकारों को, ओ सॉरी डोनर्स को। डोनर्स ने उस पे जो है 1.8 अरब डॉलर का कमिटमेंट दे दिया कि हम इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए तैयार है। अब ठीक। उससे मईशत बढ़ेगी। पहले तो मुल्क बिल्कुल में ठीक। डॉलर आ जाएंगे जो शहबाज शरीफ साहब को मिल जाएंगे, फिर उससे जो है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोजगार बनेगा, फिर नहीं, कारोबार बिल्कुल होगा। ठीक ये ऑप्शंस पैदा तरीका है। होंगे। अच्छा, मैं मुज़म्मिल थोड़ा सा टाइम क्योंकि कम है, मुझे ये फरमाइएगा, अब आईएमएफ के हवाले से एक तो बड़ा मसला ये है कि 1.1 अरब डॉलर तो आया, लेकिन अब जो हम 6 से 8 अरब डॉलर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आईएमएफ की कुछ डिमांड भी थी। 30 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स को टैक्स नेटवर्क में लाना था। फिर सबसे बड़ा एक मसला एफबीआर में रिफॉर्म्स का था। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि अब हालिया उन्होंने जो 25 ऑफिसर्स को निकाला है एफबीआर में से, उसमें से एक ऐसे थे जो पिछले दौरे हुकूमत में तमगा इम्तियाज़ ले चुके हैं। तो अब मुझे बताएं कि ये क्या क्राइटेरिया है कि पहले आप उसी अफसर को तमगा देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं नहीं जी आप घर जाएं। तो ये रिफॉर्म्स कैसे लाएंगे? शब्बर जैदी साहब माजी की गुफ्तगू करते हैं कि जी बड़ा मुश्किल है एफबीआर को सीधा करना, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? देखिए, बस बात यह है कि अब घर की मुर्गी दाल बराबर, जब आपकी नाकामी होती है तो कहीं पे मलबा डालना है। अब हुआ ये कि इन्होंने ताजिर दोस्त एक ऐप बनाई थी, जिसमें इन्होंने कहा था 36 लाख ताजिरों को हम इसमें रजिस्टर कराएंगे। उसमें से अभी तक 200 लोग हुए। अब जब 200 लोग हुए तो कहीं ना कहीं तो वो तमगा चिपकाना था ना, अपने ऊपर से तमगा हटा के। दूसरा ये, एक दुकान खुल जाती है ग्लोरिफाइड अंग्रेजी बोलने वाले फॉरेन कंसल्टेंट्स की और लोकल कंसल्टेंट्स की। मैं इस पोजीशन पे आया हूँ, मुझे भी पता है, अभी हम एक बैंक के एमडी को हमें तैनात करना है। ऐसी ऐसी सिफारिशें आती हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर से आती हैं, लोगों के फोन आते हैं, ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसको रख लें। तो जब ये अब ये होता है, रेजिस्ट आप कर सकते कि नहीं कर सकते। अब शहबाज शरीफ साहब को जो है ना, ग्लोरिफाइड अंग्रेजी बोलने वाले कुछ कंसल्टेंट हायर करने हैं बाहर से, उसका जवाब बना था। तो 25 की कुर्बानी दी, वो तो बहाल हो जाएंगे फिर कोर्ट से जाके, लेकिन वो जो नए 10, 15, 20, 50 लोग हैं उनको हायर कर देंगे, एक आध फर्म को ठेका दे देंगे लंबा चौड़ा, जिस तरह अभी गंदम मंगाई थी असेसमेंट करवा के। तो इस तरह करके एक दुकान खोलनी है। तो इसके पीछे कोई इनकी अचीवमेंट नहीं है। अभी तक मुझे आप बता दें कि 2022 अप्रैल से लेके शहबाज शरीफ कितने डॉलर, आपको याद होगा एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी जिनेवा में, फ्लड की। अगर वो इमरान खान होते तो ये तो 10 अरब डॉलर का कमिटमेंट कर, $1 नहीं लाए। इमरान खान होते ना 25 अरब डॉलर उतार देते पाकिस्तान में। लेकिन बदनसीबी नहीं, हमारी। लेकिन अब मुझे अगर ये लास्टली मुझे बताएं, ये जो आईएमएफ का एग्रीमेंट अब होने जा रहा है, आप मुझे बताएं कि क्या अब और सख्त शराइत आयद होंगी? यानी पिछली लिस्ट तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अब एक नई लिस्ट मिल जाएगी मुतालबात की? देखें, आईएमएफ की किस्त जारी हुई, इन्होंने बजट खसारा 6 महीने से बजट खसारा प्लस में दिखा रहे थे, सरप्लस में दिखा रहे थे, प्राइमरी सरप्लस। जैसे किस्त जारी हुई, असल नंबर दिखाया तो 3.9% खसारा आ गया। बिल्कुल। तो आईएमएफ ये नंबर देखेगा। दूसरा, आपका वजीर खजाना खुद कह रहा है कि अभी हमने बातचीत शुरू कर दी है, उम्मीद करते हैं जुलाई तक मुकम्मल हो जाए। मतलब 3 महीने में आपने नई नई चीजें करनी है, नई नई सख्तियां लानी है, और जो है आवाम पे मजीद बोझ डालना है। बिजली महंगी करेंगे, एक्सचेंज रेट का कुछ करेंगे, और चीजें टैक्सेस लगाएंगे। तो आप तैयारी पकड़े, यहाँ से लेके जब तक प्रोग्राम अप्रूव नहीं होता, आपको हर रोज एक नई जो है सरप्राइज मिलेगी। और उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि गारंटी नहीं है कि जुलाई में हो जाए। ये पॉलिटिकली दुनिया से प्रेशर डलवा रहे हैं आईएमएफ पे कि हमें प्रोग्राम दे दे और ये कर दे, वो कर दे, जो पहले भी करते रहे। तो उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में प्रोग्राम साइज और छोटा हो जाता है। आप अपने पोटेंशियल को सेल करें ना, केपी ने करके दिखाया ना आपको भी। $1.8 बिलियन एक छोटे से सूबे ने अट्रैक्ट कर लिया। आप पूरा पाकिस्तान आपके पास है, आप सही तरीके से पाकिस्तान को प्रेजेंट करें ना, पाकिस्तान को जाके ये ना बोले ना कि इट्स अ डेथ ट्रैप। तो जब आप ऐसी बातें बोलेंगे तो खुदा ना खास्ता आपसे कौन आके आपसे सरमायाकारी करेगा? आपकी तो गेम ही गलत है। दूसरा, आपने माहौल यहाँ पे ऐसा खराब कर दिया है, अदालती माहौल, दूसरे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज, ये वो कुछ कंट्रोल में नहीं है आपके। पता नहीं कहाँ पे हुकूमत है कि भी नहीं, नामी चीज। तो ये बहुत से पेचीदा मसाइल हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, थैंक यू सो मच सर, आपके लिए मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा। यकीनन जो माशी असल मसाइल हैं उन दुखती रगों के ऊपर हाथ रख रहे थे मुज़म्मिल असलम साहब, लेकिन ये भी इस हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला है कि आईएमएफ को कन्विंस करने से पहले एक लंबी मुतालबात की फहरिस्त के ऊपर अमल दरामद करना होगा। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहाँ हमने बात की गंदम के बहरान की, तो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक तहकीकाती कमेटी तो बना दी गई है एक साबिक जज की सरबराही में, लेकिन अब देखना ये होगा कि माजी में जिन लोगों की वजह से ये बहरान आज सामने आया है
उन लोगों को क्या इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा या फिर नहीं, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आखिर वजह क्या है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अभी तक नाकाम नजर आती है गंदम की खरीदारी के हवाले से। यकीनन गंदम का बहरान एक ऐसा मसला है जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब इस इशू को डिग आउट करें तो पता चलता है कि जो माजी की निगरान हुकूमत थी उनके किए हुए गलत फैसले, और आया उनके पास इख्तियारात भी मौजूद थे या फिर नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अब देखना ये होगा कि क्या उस निगरान हुकूमत में जिनके थ्रू ये फैसले किए गए, क्या मौजूदा हुकूमत उस हवाले से कोई हिकमत अमली बनाती है या इंसाफ के कटहरे में उनको लाती है, उनको सजावार कसूरवार करार देती है। लेकिन इससे पहले ये भी एक चीज़ वाजे कर दें कि इस वक्त की हुकूमत की तरफ से कमेटी दर कमेटी तश्कील दी जा रही है। एक और कमेटी भी तश्कील दी गई है जो कि ये तहकीकात करेगी कि आया इस मसले का आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कौन इसके जिम्मेदारान है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या कमेटी के जो नताइज हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा या फिर नहीं। लेकिन दूसरा एक मसला ये भी है कि जो गंदम इस वक्त मौजूद है किसानों के पास, आखिर उसका क्या किया जाएगा, ये भी एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर फौरी तौर पर डिसीजन की ज़रूरत है। और इसी के ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब। खालिद हुसैन साहब, सर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने किसान इत्तेहाद को। सर ये बताइएगा कि आखिर वजह क्या है? कोई भी सूबाई हुकूमत अभी तक आप लोगों से बातचीत नहीं कर सकी है, सब तसल्लियां तो दे रहे हैं लेकिन खरीदारी करने के लिए कोई भी तैयार नजर नहीं आता गंदम की। जी सना मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने किसानों को भी लिया जी। जो हमारे साथ जुल्म हुआ जीपीओ चौक पे, मैं उसको लीड कर रहा एहतजाज की था। बात कर रहे हैं आप? जी जी, बच्चे भी थे, बेटियां भी थी, फैमिलियां भी थी। हम 28 से हमारे लोगों को गिरफ्तार शुरू कर दिया था इन्होंने कि हम जो है ना, आप हमारे खिलाफ पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम परमन एहतजाज करने आ रहे थे पंजाब असम्बली के सामने। जैसे हम दाता दरबार से पैदल जीपीओ चौक पे पहुंचे, उस पे इतना जालमाना तरीके से हमारे पे लाठी चार्ज की और हमें गिरफ्तार करके थानों में बंद कर दिया। वो भी मीडिया का मैं मशहूर हूँ जिन्होंने हमारी आवाज उठाई और हमें रात 1 बजे उन्होंने हमें रिलीज किया, क्योंकि कुछ हम जख्मी लोग थे जो डर थे कि कोई उनकी डेथ ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने और मीडिया के पैसे से छोड़ दिया। मैं मीडिया का मशहूर हूँ, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपने 3900 रुपए गंदम का रेट रखा, जबकि पिछले साल ये गंदम का रेट 4000 रुपए मन था। पिछले साल जो हमने खाद यूरिया ली थी 3500 की थी, डीएपी 9000 की थी, यूनिट 35 रुपए का। और ये जो गंदम हमने काश्त की, इसमें हमने जो यूरिया ली वो 6000 में ब्लैक में ली, डीएपी 16000 की ली, यूनिट 70 रुपए का लिया। हमारी जो कास्ट होती है वो इतनी बढ़ गई, 47-48 हमारी कास्ट आ गई। तो उसके बाद भी इन्होंने कहा कि हमने आपको 3900 में गंदम खरीदनी है। हमने कहा चलो हमारी खराब हो रही है गंदम, 3900 में खरीद ले। आज तक पंजाब गवर्नमेंट ने एक बोरी भी, एक मन भी हमसे नहीं खरीदा। जनूबी पंजाब, मुल्तान डिवीजन और भावलपुर डिवीजन 1 महीना हो गया है गंदम निकाल के जमीनों पे किसान लेके बैठा है। उसमें मिडल मैन जो है वो 2800, मैं आपको 2200 रुपए में भी ईद पे लोगों ने बेची है अपने बच्चों के कपड़ों के लिए। 2800 मैं समझ सकती हूँ एक चीज़ अगर ख़राब होने जा रही है तो उसका एक सर्टेन टाइम है जब तक आपको बेचनी है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये बम्पर क्रॉप की जब बात की गई थी तो ये बम्पर क्रॉप तो एक्सपेक्ट की जा रही थी। जब निगरान हुकूमत ने ये फैसला किया उस वक्त किसानों की तरफ से या आप लोगों की तरफ से ये क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया गया कि आखिर आप गंदम फरवरी में खरीद क्यों रहे हैं बिलाखिर, जब आपको मार्च नहीं तो अप्रैल मई में गंदम मिल जानी है? सना मिर्जा साहब, हमें कोई पता नहीं था कि गंदम, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि गंदम बाहर से ये मंगवाएंगे, बाहर से गंदम इंपोर्ट करेंगे, और वो भी 35 लाख मैट्रिक टन जो 1 अरब डॉलर की बनती है। वैसे तो पाकिस्तान कहता है कि मेरे पास 1 अरब डॉलर के लिए IMF से भीख मांग रहे हैं हम, और इन्होंने 1 अरब डॉलर की वो गंदम खरीदी। अब पिछले साल हमारी गंदम जो है ना, हमारे घरों पे रेड किए कि आपने 25 मन क्यों रख ली, 20 मन अपने घर क्यों रख ली। एसी साहब आए हमारे घर पे, किसानों पे पर्चे दिए और घरों से गंदम निकाल के ले गए। और आज जब हमने गंदम, इन्होंने कहा हर दफा गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट की थी कि किसानों गंदम ज्यादा काश्त करो। हमने अगर गलती कर ली, काश्त कर ली, तो आज तो हमारे साथ ये जुल्म है। और दूसरा भी पता है क्या कह रहे हैं कि जी हम गरीबों को आटा सस्ता दे रहे हैं। हाँ। अरे भाई, जो फ्लोर मिल वाला हमसे खरीद रहा है वो आपको बता रहा है कि मैं 3900 की गंदम खरीद रहा हूँ। हाँ। वो तो 3900 के हिसाब से फ्लोर मिल वाला आटा दे रहा है।
और हमसे खरीद रहा है वो 2200 अच्छा, 2400 लेकिन में। अब खालिद साहब, अगर हम मसले के हल की तरफ जाएं, आप बेहतर बता सकते हैं, ये बताएगा कि इसमें क्या ऑप्शन है कि आप लोगों से गंदम खरीदी जाए और उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए? अगर हमारे पास ज़रूरत पूरी है, हम इस गंदम को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्या, हुकूमत पाकिस्तान? इन्होंने क्या जुल्म किया है कि अगर आप नहीं खरीद सकते तो आपने जिला बंदी जो की है, जो आपने सूबा बंदी की है, जिले उसको जिले से खत्म गंदम कर बदर दें। ना कर। हाँ। यार आपको पता था गंदम आ गई, हमसे बोलते कि हम आपसे नहीं खरीद सकते, कोई रास्ता बनाते, कोई वे निकालते। ये तो हमें बस उस्मा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये जो तंजीमें हैं ये किसी का एजेंडा लेके आ रही। वो ठीक। खुदा के वास्ते, हमें तो सारी पार्टियां कह रही थी कि आप हमारे साथ मिलो। हमने कहा यार कोई बंदा ना आए, वरना हम कहेंगे कि पता नहीं किसी पार्टी का एजेंडा लेके आ रहे हैं। अगर हम अपनी गंदम बेचने के लिए बात करते हैं तो हमें गिरफ्तार, लाठियां चार्ज और बंद कर देते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हम ठीक। अब क्या करें? नहीं, आपने जितने भी ऑप्शंस हैं बिल्कुल वो सामने रख दिए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन बाठ साहब, चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। खुद किसान इत्तेहाद भी ये चाहता है कि उनका इस मसला जो है उसको हल किया जाए। इसके जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए यकीनन ये फैसिलिटेशन हुकूमत की तरफ से इनिशिएट होनी चाहिए। गलती भी हुकूमत की तरफ से हुई है जिन्होंने 35 लाख टन गंदम इम्पोर्ट की है, और यकीनन जिन लोगों ने ये किया है उनको कसूरवार ठहराना चाहिए और सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन असल मसला ये कि सबसे पहले आपको किसानों के इशू को एड्रेस करना चाहिए। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।